सो हे गाइस एंड व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स देवेश बैक इट अगेन विद इन फ्रेश वीडियो। सो आज हम करवाने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की यूनिट नंबर 5 है। आपको ऊपर ही दिख रहा होगा यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 2 है। तो यहाँ पे आप देख लो यूनिट 5 का चैप्टर 2 ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर यूनिट 5। तो देखो जो आपकी फर्स्ट बुक है उसमें टोटल 5 यूनिट्स है। 5 यूनिट्स का लास्ट बोल सकते हो, बिल्कुल आखिरी चैप्टर पे आज हम बताने वाले हैं। और इस चैप्टर के बाद आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। फिर आपको सेकंड बुक पढ़नी पड़ेगी। इसकी 2 बुक हैं। फर्स्ट बुक का ये लास्ट चैप्टर, इसके बाद आपकी पूरी एक बुक खत्म करवा दी है, जिसकी सारी वीडियो चैप्टर वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो सेकंड बुक है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड बुक के सारे चैप्टर वाइज 1 2 3 4 दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद जो बुक आएगी वो वाली। और अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी आपको बस वीडियो देखनी है और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर आपने नहीं करा तो। और अगर किसी को भी नोट्स चाहिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हो, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। नहीं तो नीचे व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करके भी आप नोट्स परचेज कर सकते हो। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और हमारा लास्ट चैप्टर इस बुक का करते हैं स्टार्ट और खत्म करते हैं इस बुक को कंप्लीट। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और चलते करते वीडियो को स्टार्ट। पढ़ने वाले हैं यहाँ पे अपना जो यूनिट नंबर 5 है उसका लास्ट चैप्टर। आपको पता ही है, जैसे मैंने यूनिट 5 का एक चैप्टर डाल दिया और सारे चैप्टर डाले लाइन वाइज, बुक कंप्लीट कर देंगे आज। ऑलमोस्ट आपकी बुक आज ही खत्म हो गई, एक पार्ट, ठीक है, समझ लो आज। तो देखो 2.1 है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर तो आपने समझ लिया था। बिहेवियर में हम सीखते हैं किसी भी कल्चर के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशनल का कल्चर किस तरह का होता है, जब उसमें कोई वर्किंग स्टाफ काम करता है या कोई मेंबर काम करता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, उसका जो आसपास का रहन सहन का माहौल होता है, वो सारी चीजें कैसी होती है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर डेफिनेशन, कल्चर इज समथिंग। कल्चर जो है ना वो कुछ तो है। उसके बाद लिखा है विच इज क्रिएटेड एंड रिसाइड्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल, जो लोगों के दिमाग में चलता रहता है और लोग उसको समझने में टाइम लगाते हैं। अगर मान लो आपको मैं किसी एक नई कंपनी में, जो मल्टीनेशनल कंपनी हो, किसी ऐसी कंपनी में भेजूं और आपको वहां पे बोलूं एक दिन में सारा जानना है, आप जान लोगे? नहीं जान पाओगे, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। स्टॉक्स कहाँ से आते हैं, प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, मैन्युफैक्चर कहाँ पे होता है, माल कहाँ जाता है, कितने स्टॉक तैयार करते हैं, वर्कर कितने हैं, किस जगह पे कौन सा काम करना है, हर चीज को जानना पड़ता है भाई। तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। पूरा का पूरा कल्चर समझना पड़ता है, कुछ तो है। यहाँ पे लोगों के अंदर क्या होता है, लोगों के माइंड्स में इस चीज को बैठाना पड़ता है। तो देखो इसमें यहाँ पे एडगर सेचिन ने एक डेफिनेशन लिखी थी। उस डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे लिखा है सबसे पहले ए पैटर्न ऑफ बेसिक्स एजम्पशन। एक छोटा सा पैटर्न है बेसिक एजम्पशन का। इन्वेंटेड, डिस्कवर्ड एंड डेवलपमेंट बाय द गिवन ग्रुप्स। जो आपको ग्रुप्स बना के दिए जाते हैं ना, जैसे कि आपको किसी ग्रुप में डाला गया कि आप भाई ये काम करोगे, आपका काम ये है, आपका डिपार्टमेंट ये वाला है, ठीक है, आपका डिपार्टमेंट ये वाला है। तो उस ग्रुप्स को पहचानना, उस कल्चर को जानना। एज द लर्न टू कोप विद द प्रॉब्लम्स एंड एक्सटर्नल एडॉप्शंस एंड इंटरनल integration that the work will enough to be consumed, considered valuation and therefore to be taught to the new members as a वे ऑफ प्री रिसीव थिंकिंग एंड फील रिलेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। देखो यहाँ पे क्या क्या बताया गया है। अगर कोई भी नया मेंबर्स कंपनी के अंदर आता है तो आने के बाद उसको पहले अच्छे से जाना जाता है, ठीक है, उसको स्टाफ से मिलाया जाता है, उसको काम समझाया जाता है, प्रॉब्लम समझाई जाती है, ठीक है, कि किस काम में कौन सी एक्सटर्नल प्रॉब्लम है और कौन सी इंटरनल प्रॉब्लम है जो वो आ सकती है काम करने के दौरान। देन उसके बाद फिर उसको क्या करा जाता है, उसके कंसिडर्ड वैल्यूएशन करा जाता है और उसको काफी जब काम समझ आने लगता है धीरे धीरे, तो यहाँ पे एक चीज बोली है वे टू प्री रिसीव थिंकिंग एंड फील। तो उसको काम के बारे में पूछा जाता है, चलो आप बताओ मेरे को, इस काम को आपने देखा 1 घंटा खड़ा होके, चलो इसके बारे में बताओ क्या समझ आया, ठीक है। वो चीज को देखी जाती है कि कितना उस बंदे में सुनने की ताकत है, समझने की ताकत है और करने की ताकत है, ठीक है। एंड इन रिलेशनशिप ऑन द प्रॉब्लम्स, और जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उसको फेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। एक कल्चर, जब आप किसी बिजनेस में जाते हो या किसी फैक्ट्री में जाते हो तो आपके साथ किस तरह का मतलब कि व्यवहार किया जाएगा, बिहेवियर होगा, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नीचे आपको बताते हैं यहाँ पे कैरेक्टर स्केच ऑफ ओसी। ओसी मैंने क्यों लिखा ओबी की जगह, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है क्योंकि ये बिहेवियर नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। तो इसके कुछ कैरेक्टर स्केच है। पहला आता है ऑब्जर्व्ड बिहेवियर रेगुलेटरीज। आपको उसका जो बिहेवियर है वो हमेशा क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन पीपल इज ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद द वन अनदर, जब कोई पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन में आता है, पैर रखता है,
तो फिर उसको ये समझाया जाता है कि उसके जो पार्टनर्स है उनको किस तरह से हैंडल करना है, उनसे बातचीत कैसे करनी है, इंटरेक्ट कैसे करना है। आगे बोला है दे जनरली यूज कॉमन लैंग्वेजेस, अपनी कॉमन भाषा में उनसे बातचीत करो, धीरे धीरे ऐसे समझो। सेकंड पॉइंट आता है नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब होता है स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एंड सेट द गाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर हाउ टू वर्क टू डू, मतलब कि एक स्टैंडर्ड, एक नॉर्मली स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है कि आपको इस काम को इतने टाइम में करना है और इतना काम करना है, ठीक है, जब उसको काम समझ आता है धीरे धीरे। थर्ड पॉइंट आता है डोमिनेंट वैल्यूज। ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेट सम मेजर वैल्यूज एंड एक्सपेक्ट द सेम टू बी इमेंडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल पार्टिसिपेंट्स, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको एक डोमिनेंट वैल्यू दी जाती है जिस पे एक एडवोकेट रखा जाता है जो उन वैल्यूज को देखता रहता है, चेक करता रहता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे लिखा है फिलोसफी। ऑर्गेनाइजेशन सेट्स फॉर सर्टेन बिलीव्स अबाउट हाउ एम्प्लॉय और कंज्यूमर कैन बी ट्रीटेड, उसको 5 कम से कम ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, 5 ट्रीट के तरीके बताए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ मेंबर है या कंज्यूमर है या जो भी आया है नया मेंबर, उसको समझाया जाएगा कि किस तरह से 4 वे से आप किसी कंज्यूमर को ट्रीट करो या किसी कस्टमर को ट्रीट करना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के। नीचे आता है उसके बाद 2.2 आपके बुक में जो दे रखा है टाइप्स ऑफ कल्चर्स। टाइप्स ऑफ कल्चर बताने से पहले बता दूं कल्चर्स के टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, आपके बुक में जो कोर्सेज है उसके हिसाब से सिर्फ 3 टाइप्स है जो हम पढ़ेंगे आज, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं। टाइप नंबर 1 यहाँ पे आता है डोमिनेंट कल्चर एंड सब कल्चर्स। आपको डोमिनेंट कल्चर एंड सब कल्चर्स पता होना चाहिए। डोमिनेंट मैंने ऊपर भी बताया था, वैल्यूज के बारे में बताया था बस, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ए डोमिनेंट कल्चर इज मार्क बाय ए सेट ऑफ कोर वैल्यूज। ए डोमिनेंट जो होता है ना, एक सेट वैल्यू होती है जिसको हमें अचीव करना होता है, एंड दैट द शेयर्ड बाय मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, और बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स है सबकी मेजोरिटी जब तक नहीं होगी वो काम अचीव नहीं होता, ठीक है। उसके बाद लिखा है द डोमिनेंट कल्चर्स गिव्स ए माइक्रो व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनली। वो हमको क्या होता है, एक मोटा मोटी सी बात बता देते हैं, ओवरव्यू दे देते हैं कि देखो अगर आप नए हो, पुराने मेंबर कम से कम 1500 जोड़ी जूते निकालते हैं 1 घंटे में, आप नए हो तो आपसे जितने निकले आप उतने निकालो, पहले 1-2 दिन क्या होता है देखा जाता है, उसको ऐसे बोलता है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 ए सब कल्चर। सब कल्चर क्या होता है, एक्सप्रेस अ सेट ऑफ वैल्यू दैट द शेयर्ड बाय ए मेंबर्स ऑफ द डिवीजन एंड डिपेंडेंट्स। यहाँ पे लिखा है डिपेंडेंट्स सब कल्चर्स इज टाइपिकली आर ए रिजल्ट ऑफ ए प्रॉब्लम और एक्सपीरियंस दैट बी शेयर्ड बाय मेंबर्स एंड पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स आर ए यूनिट्स। कह रहा है जब कोई मेंबर काम करने लग जाता है, लगने के बाद उसके आगे कुछ प्रॉब्लम्स आती है। काम करते समय अगर आप नहीं हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएगी जिसकी डिस्कशन आप मालिक से जाके नहीं करोगे जिसने आपको कंपनी में लगवाया, आप अपने बगल वाले पार्टनर से पूछोगे। किससे पूछोगे, पार्टनर से पूछोगे। जिस भी आप लाइन में काम कर रहे हो, आपको कलरिंग का डिपार्टमेंट दिया है या शू पॉलिश का डिपार्टमेंट दिया है, तो आप उन डिपार्टमेंट वालों से पूछोगे, अपने फ्रेंड से पूछोगे कि भाई इसको कैसे करते हैं, मैं नया हूं मेरे को बता दे थोड़ा। तो ये चीज इसमें बताई गई है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक कल्चर। देखो थर्ड पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक कल्चर। इसमें क्या होता है कि ऐसा कल्चर है बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ शेयर ड्राइव्स। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आर 2 टाइप्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक। कह रहा है जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसके जो कल्चर्स हैं उसमें 2 पॉइंट में बांटा गया है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। 2 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया जाता है। ए स्ट्रॉन्ग इज बाय द ऑर्गेनाइजेशन कोर वैल्यूज बीइंग इंटेंटिटी होल्ड द वाइडली शेयर्ड। कह रहा है जो स्ट्रॉन्ग बिहेवियर वाले लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं अपने आप को वाइडली, मतलब कि चारों तरफ, मतलब कि फैले जाता है उनका, ठीक है, और चारों तरफ काम करने में वो माहिर होते हैं। एंड द डिग्री ऑफ शेयर्डनेस, यहाँ पे लिखा है द डिग्री ऑफ शेयर्डनेस डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर ओरिएंटेड और रिवॉर्ड। कह रहा है और जो डिपेंड करता है आपका जो बिहेवियर है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या मिलने वाला है, कंपनी आपको क्या देती है, ठीक है। और ये जो है ना, ये शेयर्डनेस के ऊपर डिपेंड भी करता है। यहाँ पे 2 डिग्री से इंसान को चार्ज किया जाता है, मतलब कि 2 डिग्री का कहने का मतलब है उसमें कोई चार्जर नहीं लगाया जाता। आपको ये देखा जाएगा, बॉस आप पे नजर रखेगा कि आप कितने काम के हो, कितने काम के नहीं हो। अगर आप हो तो वहां से आपको 2 तरीके देखने के, पहला आता है ओरिएंटेड और दूसरा आता है रिवॉर्ड्स का, ठीक है। ओरिएंटेड और रिवॉर्ड्स की मदद से आपको पहचाना जाएगा आप किसके लायक हो। तो ये थे इसके कुछ टाइप्स जो मैंने बताए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जल्दी लिखवाता हूँ, आप इसको उतारो। तो अभी तक मैंने जो बताया था आपने उतार लिया होगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं वो आपको बताने वाला हूँ, फंक्शंस ऑफ कल्चर। तो देखो 2.3 का जो टॉपिक्स आपकी बुक में फंक्शन ऑफ कल्चर का, तो यहाँ पे फंक्शंस बताएंगे कि कल्चर के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कल्चर प्रोवाइड्स शेयर पैटर्न ऑफ कंजुगेटिव प्रिसेप्शंस
or understanding about the values of beliefs held by the organization। देखो यहाँ पे मैंने गलती से 2 बार लिख दिया, तो यहाँ पे लिखा है सिर्फ बाय द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि देखो यहाँ पे बोला है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्क्स होता है, उसकी जो वैल्यूज होती है या फिर जो भी काम वहाँ करा जा रहा है, ठीक है, उसके अच्छे और बुरे जो भी उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो सारी की सारी वैल्यूज आपको वहाँ पे समझनी पड़ती है। ठीक है, आप कोई भी काम करते हो उससे पहले आपको समझना चाहिए, फिर आपको वो करना चाहिए अप्लाई। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पे, it also provides share pattern of feeling to the organizational members to make them know what they are expected to values and feel। कहने लगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ प्रोवाइड करनी है, आप किसी भी चीज़ को कोई भी चीज़ करना अगर आप किसी भी इंसान को कोई चीज़ अपनी करके दिखाना चाहते हो, तब आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको उसके लिए कुछ ऐसा फील करवाना पड़ेगा जो वो स्पेशल फील करे आपका। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज़ करके वहाँ पे आपको दिखानी पड़ेगी जो वो एक्सेप्ट भी ना करता हो। ठीक है, तभी वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में आपको यही देखने के लिए रखा गया है अभी फिलहाल कि आप करना क्या चाहते हो, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो आपका वो चेक करते हैं। पॉइंट नंबर 3 आता है यहाँ पे, कल्चरल फैसिलिटेट द जनरेशंस टू कमिटमेंट्स ऑफ समटाइम्स। यहाँ पे लिखा समथिंग्स लार्जर देन एन इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट। कहने लगे आपको कोई ऐसी चीज करनी पड़ेगी जो दूसरों ने अभी तक नहीं करी हो, और कुछ ऐसा जो कुछ अनोखा हो और जो कुछ अलग हो बाकियों से। ठीक है, समथिंग लार्जर एंड स्पेशल आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने बताए आपके कल्चरल के। नेक्स्ट उसके बाद टॉपिक आता है 2.4, क्रिएटिंग, सस्टेनिंग एंड चेंजिंग ए कल्चर। आप किस तरह से कल्चर को चेंज करते हो, देखते हो। ठीक है, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी पढ़ते हैं। पहला लिखा हुआ यहाँ पे सिलेक्शन। सिलेक्शन देखो लिखा है द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन सस्टेनिंग कल्चर ऑन द केयरफुल सिलेक्शन। अगर आप कोई भी कल्चर क्रिएट करना चाहते हो, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन। और सिलेक्शन में ही ये देखा जाता है कि आपने जो अपने स्टाफ मेंबर्स को चूज करा है या किसी क्लाइंट को चूज करा है या जिसको भी आप चूज कर रहे हो अपनी कंपनी में अपॉइंट करने के लिए, उसका जो बेनिफिशियल है, उसका जो पोटेंशियल है वो कैसा है। एंड द लेवल ऑफ कैंडिडेट, द बेसिक पर्पज ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस। कह रहा है ये जो प्रोसेस है इसका बेसिक पर्पज होता है सिलेक्शन। इट इज द अपॉइंट राइट पर्सन टू राइट जॉब। किसी भी पर्सन को उसके काम के लिए, राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस में क्या आएगा, सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद जब सिलेक्शन हो जाता है, सेकंड पॉइंट आता है टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल के वर्कर्स होते हैं वो सबॉर्डिनेट्स को या नीचे को वर्कर्स को या वर्कर हेल्पर्स को ये बताते हैं कि काम को किस ढंग से करा जाएगा। सबॉर्डिनेट्स इम्यूलेट देयर सुपरविजन द एक्शन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट सच एज द मैनेजर से हाउ टू बी बिहेव। कह रहा है ये जो लोग होते हैं ना, ये आपके टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, और आपको ये बताते हैं हर जगह कि आपको अब किस तरह से ट्रीट करना है दूसरों को, क्या काम करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें ये आपको बताते हैं। उसके बाद लिखा है यहाँ पे मैंने ये लिखा, हैव अ मैनेजर इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉय वर्किंग एट लोअर लेवल। और ना जब कोई लोअर लेवल पे व्यक्ति काम करता है, मतलब कि सबसे डी ग्रेड पे अगर आप काम करते हो नीचे, ठीक है, तो आपका जो इम्पैक्ट है वो कैसा पड़ेगा मालिक पे, और आपसे कोई ऊपर जो सी ग्रेड पे काम करता है उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। तो ये चीज़ भी आपको समझनी चाहिए। तो आपको काम ऐसा करना चाहिए अट्रैक्टिव जो उनको लगे कि आपने कुछ करा है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आता है टॉप मैनेजमेंट के नीचे चेंजिंग ए कल्चर। चेंजिंग ए कल्चर के कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इसका पहला पॉइंट आता है, अब हमारा जो टॉपिक आ गया है चेंजिंग इन ए कल्चर, आप कल्चर को किस तरह से चेंज करते हो। यहाँ पे लिखा है When the environment is going rapid changes। हमेशा क्या होता है, एनवायरनमेंट मांगता है चेंजेस। ठीक है, जैसे बोलता है दिल मांगे मोर, ऐसे ही एनवायरनमेंट मांगे चेंजेस। तो देखो जब तक आप चेंजेस नहीं करोगे, जब तक आपकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, आपकी डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इंक्रीज नहीं होगा बिजनेस, इंक्रीज नहीं होगा तो वर्थ नहीं होगी, वर्थ नहीं होगी तो पैसा नहीं होगा। ठीक है, तो इन सब का जो मोटिव है पैसा कमाने का वो क्या होता है, आपको हर चीज को चेंज करना चाहिए, अपनी टेक्नोलॉजीज को चेंज करना चाहिए, आपके वर्कर्स देखना चाहिए, उनको बिहेव कैसे करते हैं वो सिखाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज है। उसके बाद लिखा हाईली वैल्यू डोमेन। कह रहा है अगर आपको कोई भी हाईली वैल्यू डिजर्व करनी है तो आपको ये सारी चेंजेस करने होते हैं। सेकंड आता है when the industry is highly competitive and the environmental changes quickly। अगर आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है और आपके इन्वायरमेंट्स में जो बाकी इंडस्ट्री है वो हाईली टेक्नोलॉजी यूज करती है तो आप उसमें पीछे रह जाते हो। पॉइंट नंबर 3, when a company is truly is threshold by becoming a large
लार्ज कॉर्पोरेशन कह रहा है कि अगर जो भी कोई कंपनी है, वो कंपनी क्या है, कंपनी इज अ थ्रेशोल्ड बाय बिकमिंग ए लार्ज, जब तक वो कोई लार्ज थ्रेशोल्ड नहीं बनेगी, जब तक उसके सक्सेस के चांस ना हो, या जब तक उसके पार्टनर्स ढीले पड़े हो और काम फैक्ट्री में ना चलता हो, या कंपनी जो है वो बंद हो रही हो, तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टॉप लेवल का मैनेज करना पड़ेगा। कंपनी को आगे आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे संभालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके यहाँ पे क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए। अब उसके नीचे हम थोड़ा आते हैं, तो थोड़ा नीचे आने पे आपको दिखेगा मेजर फैक्टर ऑफ चेंजिंग इन कल्चर। अब जो चेंजिंग इन कल्चर है ना, उसके कुछ मेजर फैक्टर्स हैं, अब आपको मैं वो समझाऊंगा। तो देखो सबसे पहला जो फैक्टर है वो आता है ड्रामेटिक क्राइसिस। ये फैक्टर सिर्फ दो कैटेगरीज में बांटे गए हैं, सिर्फ दो कैटेगरीज। पहला आता है ड्रामेटिक क्राइसिस, कह रहा है देयर कैन बी सम स्टॉक्स दैट अंडरलाइन, यहाँ पे लिखा है अंडर टाइम द स्टेटस अपॉन द कल्चरल एंड क्वेश्चन इज रिलेवेंस इज न्यू क्राइसिस। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है आपको हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, हटके करना पड़ेगा। बाकी लोग जो कर रहे हैं वो ठीक है, आपको कुछ नया करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है वंस द मारुति कार वॉज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन मार्केट। जब पहली बार मारुति कार इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई थी, तब उस समय क्या हुआ था, इट्स शॉक अप टू द अदरवाइज पैसेंजर कार मार्केट्स। जो बाकी कार में है ना, मार्केट्स में जो पैसेंजर कार्स है, जो सवारी को इधर से उधर लेके जाती है, वैन है ना, वो सारी की सारी शॉक रह गई थी। और उन्होंने भी देखा कि मारुति कार जो फर्स्ट स्टैंड करा था इंडिया में, तब उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया कि उनकी मार्केट्स भी ग्रो हो पाए। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, कॉम्पिटिटर जब आ जाता है ना, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आता है चेंज इन लीडरशिप। आपको दूसरा टॉपिक क्या होता है, आपको अपनी लीडरशिप भी चेंज करनी पड़ती है। जो आपको लीडरशिप, जो आपका लीडर है, उसको भी कभी कभी एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, ताकि वो आपको मोटिवेट कर पाए। ठीक है, खुद को भी मोटिवेट करे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो ए मैनेजर इम्पैक्ट ऑन ओसी। कह रहा है जो मैनेजर है ओसी का, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के जो मैनेजर्स होते हैं, उनको भी हमें टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मान लो आप स्कूल्स में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल में से हो किसी भी, अगर आप पहले पढ़ते थे, तो वहाँ पे टीचर्स के भी सेमिनार होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मैनेजर्स के भी सेमिनार होने चाहिए, उनको भी वेल एजुकेटिव करना सिखाना चाहिए। उसके बाद लिखा है हर्ड सिग्नल्स ऑफ चेंजेस, और यहाँ से हम क्या अपनी चेंजेस की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट लिखा है 2.5 जो आपकी बुक का है। तो इसमें यहाँ पे लिखा है मैंने हाउ इज कल्चरल लर्न। कह रहा है हमें किस तरह से जो कल्चर है वो सीखना पड़ेगा, उसको याद कैसे करेंगे। कह रहा है द मोस्ट पोटेंशियल वंस कैन स्टोरीज रिचुअल, उसके बाद सिंबल्स एंड लैंग्वेज। कह रहा है 4 चीजों के ऊपर जो है चेंजेस कल्चर बेस्ड होता है। पहली चीज आती है स्टोरीज, ठीक है, सेकंड चीज आती है रिचुअल्स, थर्ड आते हैं सिंबल्स, और फोर्थ आती है लैंग्वेज। तो चारों चीजों को हम पढ़ेंगे जिसपे कल्चर बेस्ड होता है। तो देखो रिचुअल की बात करें, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं रिचुअल से, तो रिचुअल का क्या मतलब होता है, कह रहा है ऑल्सो ए मैन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिंग कल्चरल एक्टिविटीज सच एज ए अवार्ड सेरेमनीज। कह रहे हैं अगर हमें रिचुअल्स करना है तो हमें कुछ ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट करवानी पड़ेगी अपने कंज्यूमर से या अपने स्टाफ मेंबर से, उनको अगर मोटिवेट करना है जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी हो। ठीक है, जिस तरह से अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल देके, तो आपको अवार्ड सेरेमनीज कभी कभी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, या फिर आपको वीकली फ्राइडे पिकनिक ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। हर शनिवार या शुक्रवार को आपके जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो फैमिली के साथ जाके ट्रीट ले सके। ठीक है, उसके बाद लिखा है एनुअल जनरल मीटिंग्स, जो आप कभी आपको एनुअल जनरल मीटिंग्स भी लेनी चाहिए। उसके बाद लिखा है आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिचुअल। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं किसके, रिचुअल के। रिचुअल बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेनिफिशियल इफेक्ट पड़ जाता है अगर आप इसको अच्छे से अप्लाई करते हो, आपके कल्चर की ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इससे। ठीक है, तो इसके बाद के जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी आपको पढ़वाए थे, कौन कौन से, सिंबल्स, लैंग्वेजेस, रिचुअल और स्टोरीज, तो वो मैं लिखवाता हूँ। तो पहले आप ये उतार लो। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी तक आपने वो उतार लिया होगा जो मैंने करवाया। तो उसके बाद हम आ गए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में मैंने बताया था, मैं आपको 2-3 पॉइंट्स और बताऊंगा। तो देखो 2-3 पॉइंट्स में यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे सिंबल और लैंग्वेज। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, ठीक है, अभी दूसरी चीज बता रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैंने रिचुअल्स कराया था, रिचुअल्स को आपको बताया था क्या होता है। अभी हम पढ़ेंगे सिंबल्स क्या होता है। तो देखो सिंबल्स में क्या होता है, ए सिंबल इज समथिंग दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। एक सिंबल क्या होता है, जो दूसरी चीज को, खुद एक चीज होकर और दूसरी चीज को रिप्रेजेंट करती है, तो वो सिंबल कहलाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है फिजिकल सिंबल टू बी ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफन यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंड
सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स। एग्जांपल ऑफ द सिंबल इंक्लूड द साइज ऑफ ऑफिस। तो देखो सिंबल मैंने बताया था कि एक चीज खुद होती है तो दूसरी चीज को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पर सेम ऐसे एग्जांपल दिया है। एग्जांपल में यहाँ पे बताया था सिंबल में इंक्लूड द साइज ऑफ ऑफिस। आपके जो ऑफिस है, अगर मान लो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका रूम है या फिर आपका जो होटल्स है, उनका रूम का साइज क्या है, ठीक है। तो ये सिंबल होता है कि मान लो अगर मैं पूछूं आपके रूम का साइज क्या है, आप बोलोगे रूम का साइज 36 है, लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा है, तो ये सिंबल होता है पहचानने के लिए। उसके बाद लिखा है एलिगेंस ऑफ ऑफिस फर्निशिंग, एलिगेंस ऑफ ऑफिस फर्निशिंग, ठीक है। तो ये इसका सेकंड एग्जांपल। उसके नीचे जो पॉइंट है उसके नीचे लिखा लैंग्वेज। लैंग्वेजेस क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट सी डेफिनेशन लिखी है। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू डेवलप देयर ओन लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ जोरियन फेयर्स और स्लोगन्स एटसेट्रा। कह रहा है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन देखी होगी जो प्रोडक्ट्स के ऊपर ना अपने टाइप्स के स्लोगन डालती है, ठीक है। और लैंग्वेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि मान लो अगर मैं CNC का एक पीले रंग का 5 रुपए का बिस्कुट आता है वो खरीदता हूँ, तो उसके ऊपर लिखा रहता है हक से मांगो, तो वो उसका क्या स्लोगन होता है, उस ब्रांड का स्लोगन हो जाता है वो, ठीक है। कई कई चीज़ों पे ये लिखा रहता है पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। तो वो उसका स्लोगन होता है, उसको उस चीज़ से पहचानते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ पे स्लोगन डाल रहे हो या किसी भी चीज़ पे कुछ भी मेंशन कर रहे हो तो एक अट्रैक्टिव वे में मेंशन करो, ताकि सामने वाले रीडर को पता चले कि भाई ये चीज़ है ना जो बेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए लैंग्वेजेस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और लैंग्वेज जो है वो अपनी आउन लैंग्वेज में होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप इंडिया में रहते हो आप विदेशी लैंग्वेज कोई भी डाल दी वहाँ पे, फिर वो कोई पढ़ ही नहीं पा रहा, तो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आधा चैप्टर वो हो जाता है कंप्लीट। तो देखो आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा लास्ट चैप्टर का, मैंने जैसे बताया था। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन की। तो देखो मोटिवेशन ये आपका हाफ चैप्टर जो है ना लास्ट वाला वहीं से चालू हो रहा है, उसी के बाद ही है मोटिवेशन, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चालू है। तो मोटिवेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोटिवेशन मतलब होता है कि किसी को भी प्रेरणा देना, किसी के लिए आदर्श बनना, वो मोटिवेशन कहलाता है। सपोज करो अगर मैं एग्जांपल दूं, एक लड़का है, ठीक है, ये रेस में दौड़ने के लिए जा रहा है और रेस में ये लगे हुए हैं हर्डल्स, ठीक है, और हर्डल्स कुछ ज़्यादा बड़े बड़े हैं, इसको पार नहीं कर सकता। तो इसको हम ऐसा क्या कहें कि ये इसको पार कर लेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या कहना चाहेंगे, तो देखो ये जो है ना हम इसको ऐसा क्या बोले कि ये सारे हर्डल्स को पार कर ले, तो वो होता है मोटिवेशन, ठीक है। किसी भी तरह का मोटिवेशन दे सकते हो, तो कमेंट में जरूर बताना कि इसको क्या बोले सर, ठीक है। मेरे पास है एक, मैं बताऊंगा नहीं। उसके बाद लिखा है यहाँ पे द टर्म मोटिवेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड। ज्यादातर ऐसे जो वर्ड होते हैं इंग्लिश में वो लेटिन भाषा से लिए जाते हैं, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, यहाँ भी बता रहा हूँ। तो देखो ये लेटिन वर्ड से लिया गया है मोटिवेशन। मोटिवेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो लिखा है ना मोटिवेट, इसका मतलब होता है मोर्व्स, ठीक है। क्या होता है, मोर्व्स। विच इज द मूव टू, इसका मतलब होता है मूव टू, या फिर बोल सकते हैं टू मूव, मतलब कि बढ़ो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केन जैम एंड प्रोफेसर परम जे। देखो दो प्रोफेसर थे जिन्होंने मिलकर एक डेफिनेशन मोटिवेशन की तैयार करी थी, जिनका नेम था यहाँ पे मैंने लिखा है केन जैम प्रोफेसर परम जे, जो आपकी बुक में भी आपको मिलेगा। तो इन्होंने डेफिनेशन क्या लिखी है, इट इज ए जनरल टेंडेंसी टू बिलीव द मोटिवेशन इज ए पर्सनल ट्रेड्स। कह रहा है किसी के ऊपर भी बिलीव करके उसकी बातों को आदर्श मान के आगे बढ़ना, ये एक पर्सनल ट्रेट होता है, एक बंदे की हॉबी होती है, ठीक है। उसके बाद लिखा है मोटिवेशन इज द इंस्पिरेशन इज द पर्सनल ट्रेट। कह रहा है मोटिवेशन जो होती है एक तरह की इंस्पिरेशन होती है, किसी काम को करने की लगन पैदा करती है अंदर, ठीक है। ये मोटिवेशन हो गया। द रोल ऑफ मोटिवेशन, अब नीचे हम बात करेंगे रोल ऑफ मोटिवेशन के क्या क्या होते हैं इसके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है मोटिवेशन इज ए विलिंगनेस टू एक्सपेंड एनर्जी टू अचीव ए गोल्स। मोटिवेशन एक ऐसी छुपी हुई ताकत है या शक्ति है, जब हम उसको निकालते हैं अपने अंदर से तो हम किसी भी हद तक उस काम को करने के लिए अचीव करते हैं और हमारा जो गोल्स है उसको हम पा लेते हैं और सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, मोटिवेशन की एक छोटी सी थ्योरी है। उसके बाद लिखा है और रिवॉर्ड इट। और रिवॉर्ड इट का मतलब क्या है, अगर मान लो आप किसी भी चीज़ को चाहते हो कि मेरे को ये चीज़ करनी है, ठीक है, तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, उसको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। सपोज करो आपका जो बॉस है उन्होंने बोला हमारी एक शूज़ की फैक्ट्री है जिसमें हम 5000 शूज़ हम पर डे के बनाते हैं और आपको ये टारगेट अचीव करना है और आप नए, अगर आपने एक दिन के अंदर 5000 या फिर उससे ज़्यादा आप 6000 का टारगेट अचीव कर लेते हो, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको मिलता है रिवॉर्ड। क्या मिलेगा, रिवॉर्ड, आपको प्राइस दिया जाएगा कोई भी तरह का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रिवॉर्ड, समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फॉर एक्टिवेट्स डॉक्यूमेंट्स एनर्जीज
एंड द सेट ऑफ मोटिवेशन द एक्शन टू पीपल। कह रहा है किसी भी तरह का मोटिवेशन हो सकता है, किसी भी तरह का, चाहे वो बोनस के रूप में हो, चाहे आपको पीठ थपथपा के छोड़ दे या फिर और कुछ अनदर दे दे, ठीक है। तो मोटिवेशन ही होता है, ठीक है। अब मोटिवेशन के ऊपर ना यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू थ्रिलर, इन्होंने लिखा था 1995 में मोटिवेशन हैज बीन डिफाइंड। मोटिवेशन को इन्होंने काफी सारे अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड किया था, क्योंकि हर चीज का एक अलग ही मोटिवेशन होता है, सब चीज के लिए सेम मोटिवेशन नहीं होता कभी भी, हर चीज का अलग मोटिवेशन होता है। तो इन्होंने अलग अलग मोटिवेशन डिफाइन करे थे 1995 में, जिनका नाम था यहाँ पे कैर्थर, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा मैंने उसके नीचे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, आपके बुक में भी मिल जाएगी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो इसकी काफी सारी थ्योरी, आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, आप ये चार्ट उतार लो ऐसे कैसे, आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा, आप यहां से भी उतार सकते हो, ठीक है। तो उतार लिया, नहीं उतारा कोई नहीं, उतार लेना। देखो ये चार्ट है ना, जो अब इस चार्ट के बारे में थोड़ा बताता हूँ। देखो मोटिवेशन थ्योरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट आता है कंटेंट थ्योरीज, जो कंटेंट के ऊपर बेस्ड होती है। सेकंड आता है प्रोसेस थ्योरीज, जिसको हम इंप्लीमेंट करके आगे अपने गोल्स को अचीव करते हैं। अब हम बात करें अगर यहाँ पे कंटेंट थ्योरीज की, तो कंटेंट थ्योरीज में ना 4 टाइप्स में बांटा गया, आपको नीचे दिख रहा होगा। बुक में अगर आप देखोगे तो इतना क्लियरली समझ नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो लाइंस ड्रॉ करी है मैंने देखा तो बहुत अजीब है, तो यहाँ से आप लिख लो। देखो यहाँ पे मोटिवेशन जो है ना कंटेंट थ्योरी, उसके नीचे 4 पॉइंट्स हैं। पहला आएगा मास्लो, ये आपने पढ़ी होगी मास्लो की थ्योरी, इसको 11th में बिजनेस स्टडी में भी दिया गया था। हर्जबर्ग, ये भी आपने पढ़ी होगी, इकोनॉमिक्स 11th में भी मिली थी और 12th में भी आ जाती है कभी बार, ठीक है। और इसी तरह से आपकी हर्जबर्ग थ्योरी 12th में भी आई थी बिजनेस स्टडीज में। उसके बाद आते हैं यहाँ पे एल्डर्फ की थ्योरी अभी नहीं आई है, आप ये नहीं पढ़ोगे। उसके बाद आएगा मैकनेल्ड, ठीक है। तो ये 2 साइंटिस्ट जो है ये नए हैं, ये प्रोफेसर, और ये आपने पढ़ ही रखे होंगे पहले, मार्शल और हर्जबर्ग का, ठीक है। तो देखो इनकी मोटिवेशनल थ्योरी है, थ्योरी तो यहाँ इतनी बताई नहीं है ब्रीफ में आपकी बुक में भी, तो बस इनके नाम याद रख लेना, ठीक है। कंटेंट थ्योरी के अंदर आते हैं 4। प्रोसेस थ्योरी जो होती है, मतलब कि प्रोसेस अप्रोच, उसके अंदर आते हैं कम से कम यहाँ पे 5-6 टाइप के मैंने लिखे हैं, आप देख लो। पहली आती है यहाँ पे जिसका नाम है हर्सेंसी, उसके बाद सेकंड आती है मोटिवेटर्स और एलिवेशंस, ठीक है। थर्ड आती है ERG नीड्स, उसके बाद आता है यहाँ पे लर्नड, उसके बाद आता है यहाँ पे नीड टू नीड इक्विटी थ्योरी, ये आपकी इक्विटी थ्योरी के अंदर आएगी। उसके बाद आएगा हाइजेनिक फैक्टर थ्योरी, ठीक है। तो दोबारा से मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ। हर्सनरी, मोटिवेटर टू एलिवेशन, ERG नीड्स, लर्नड और नीड्स टू नीड इक्विटी थ्योरी और हाइजीनिक फैक्टर थ्योरी। तो ये किसके अंदर आती है? प्रोसेस थ्योरी के अंदर। तो फटाफट से इसको बंद करके आप एक बार रिवाइज करके देखो कि कंटेंट थ्योरी, प्रोसेस अप्रोच, कंटेंट थ्योरी के अंदर 4, मार्शल, हर्सबर्ग, मैकलिन, एल्डर्फ, और उसी तरह से यहाँ पे प्रोसेस अप्रोच उसके अंदर भी आपको 6 है। नाम फटाफट से आप एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। ये थ्योरी आप ऐसे ही अपनी बुक्स में बना लेना या कॉपी में आप नोट कर लो। उसके बाद हम बात करते हैं नीचे कंटेंट थ्योरी की। मैंने देखो इसके बारे में भी लिखा है ये रहा, और प्रोसेस जो अप्रोच है उसके बारे में भी लिखी है डेफिनेशन, ये दोनों डेफिनेशन मैंने लिख दी है, ठीक है। अभी समझाता हूँ। देखो कंटेंट थ्योरी क्या होती है? दिस थ्योरी इज फोकस ऑन फैक्टर्स इंटरनल टू द इंटरनेशनल एंड एनर्जिक। कह रहा है ये जो फैक्टर है ना, ये अंदरूनी मतलब कि मोटिवेट को बढ़ाते हैं, ठीक है। आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप हार चुके हो, थक चुके हो, निराश हो चुके हो, तो ये थ्योरी आपको वहां से मोटिवेट करती है कि नहीं अभी और थोड़ा सा कर ले इस काम को, फिर आपको शायद सक्सेस मिल जाए, ठीक है। एंड डायरेक्ट बिहेवियर, और ये सीधा इंसान के ऊपर डायरेक्ट बिहेवियर के रूप में इम्पैक्ट करती है। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट पीपल have certain needs or a desire and have to be in, यहाँ पे लिखा है मैंने इंटरलाइज्ड। कह रहा है ये सीधा सीधा इंसान की नीड्स को पहचानती है, जिसमें आपको हर्सबर्ग की थ्योरी मैंने बताई थी, आप इसमें पढ़ोगे तो इसमें सीधा 5 फैक्टर थ्योरी होती है, 11th-12th में आती है, आपको क्लास में अपनी पढ़ी होगी। इसमें क्या होता है, एक चार्ट सा बना रखा होता है जिसमें आपको बताता है कि 5 नीड्स होती है, इंसान को 5 नीड्स दे दो वो किसी भी काम को करने को तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरी है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो वैसे, ठीक है। बात करते हैं थ्योरी नंबर 2 प्रोसेस अप्रोच की या प्रोसेस थ्योरी की। तो देखो यहाँ पे लिखा है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन फोकस ऑन द ह्यूमन डिसीजन प्रोसेस। ये ह्यूमन डिसीजन प्रोसेस के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। किसके ऊपर होती है? ह्यूमन डिसीजन प्रोसेस। तो देखो ये मैंने लिख दिया है, सर्कल लगा दिया। अब इसमें क्या होता है, आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो वो आपका डिसीजन आपका नहीं होता, आपका डिसीजन जो है सबका होता है। तो मिलजुल कर आपको डिसीजन लेना है, और ऐसा कोई डिसीजन जो ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट करे और साथ ही साथ आपकी इनकम को भी इंक्रीज करे, तो ऐसा कोई डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ मोटिवेशन थ्योरी, दिस थ्योरी डिटरमाइनिंग द
इंडिविजुअल बिहेवियर एंड एनर्जी। कह रहा है ये जो थ्योरी है ये इंडिविजुअल में देखी जाती है और जो पर्सन है जो काम कर रहा है, जो थ्योरी को इम्प्लीमेंट करवा रहा है, ठीक है, उसकी एनर्जी पे भी डिपेंड करती है कि किस स्थिति से, मतलब कि किस चालाकी से वो दूसरों को मोटिवेट करता है उस थ्योरी से। तो इसके नीचे ही यहाँ पे मैंने 5 थ्योरी बताई थी। इन्हीं 5 थ्योरी की मदद से वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ्स को, कंज्यूमर्स को, सबको मोटिवेट करता है। तो ये थे आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया। इसके बाद थ्योरीज और भी हैं, वो भी मैं आपको लिखवाता हूँ। जल्दी चैप्टर खत्म होने वाला है, तो आइए इसको आप उतारो, मैं अगला लिखवाता हूँ फिर। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी आपने वो उतार लिया होगा जो मैंने कराया था। तो अभी उसके बाद मैं करवाने वाला हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया हमारा। तो यहाँ पे लिखा है देखो पॉइंट नंबर 3, एप्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन कॉन्सेप्ट। तो एप्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन कॉन्सेप्ट ये क्या भला है? कह रहा है इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई द वेरियस मोटिफिकेशन कॉन्सेप्ट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, अप्लाई करना। उसके बाद लिखा है दैट ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस कैन बी अचीव्ड। कह रहा है जो भी चीजें वो अचीव करना चाहती है ना, इस मोटिवेशन को अप्लाई करने के बाद वो आराम से अचीव कर सकती है। आगे उन्होंने लिखा है वेरी मोटिफिकेशंस टेक्निक्स एंड प्रोग्राम्स हैव गेन्ड वेरिंग डिग्री टू एक्सेप्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो इस मोटिवेशन को आप अप्लाई करते हो अपने उसमें, तो आपके वर्कर्स की स्किल बढ़ जाती है, जिसके कारण वो अपना ऑर्गेनाइजेशन है ना वो आगे स्केल करता है, मतलब कि आगे ग्रो होता है। उसके कारण वो अपने सक्सेस को है ना उसको अचीव कर पाता है आराम से, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया। नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो इसका टॉपिक पेपर में ज्यादातर पूछ लेता है मोब का, MOB करके इसको आता है, MOB, मोब मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कह रहा है मोब वाज फर्स्ट आउटलाइंड बाय पीटर डकर इन 1954 इन हिज बुक। कह रहा है पीटर डकर जो प्रोफेसर थे उन्होंने 1954 में मोब की पहली डेफिनेशन अपनी बुक में लिखी थी। कह रहा है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। कह रहा है इसमें क्या बताया था उन्होंने कि किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, किस तरह से मैनेज करना है, हर चीज में बताई थी। कह रहा है इन 90s पीटर डकर हिमसेल्फ डिक्रीज्ड बाय सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेथड। इन्होंने ये बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करने वाले जो मेथड्स हैं उनको किस तरह से कम करा जाए। कम से कम करने से क्या होता है, अपने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आगे गोल अचीव करने के, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है मोब के प्रिंसिपल बता रखे हैं। सॉरी मैंने गलती से MBO लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैनेजमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो। यहाँ पे मोब के जो पॉइंट है यहाँ पे मैं एक बार ठीक कर देता हूँ उसको। तो ये मैंने O लगा दिया और ये लगा दिया B। मोब के प्रिंसिपल्स जो वो मैं बता रहा हूँ। तो पहला प्रिंसिपल आता है कैस्केडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे आपको खरे उतरना है। सेकंड आता है यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग डिस्कशन, यहाँ पे लिखा है डिसीजन मेकिंग। अगर आप कोई भी चीज करवाते हो, मैनेजमेंट करवाते हो, बिजनेस में कुछ भी चीज ऐसी इंप्लीमेंट कराते हो, तो उसमें हर किसी का उद्देश्य और हर किसी की बात आपको रखनी पड़ेगी, आपकी हर किसी का डिसीजन अलग आपको सुनना पड़ता है, ठीक है। पॉइंट नंबर C एक्सप्लिक टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को थोड़ा इसमें बढ़ाया जाता है। उसके बाद लिखा है परफॉर्मेंस ऑफ इवेल्युएशन और फीडबैक। आपको थोड़ी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए, आपके बिजनेस में आप कैसा कर रहे हो, ग्रो कैसा कर रहे हो, और थोड़ी फीडबैक्स लोगों की लेनी चाहिए कि लोगों को राय मिले और लोगों से सजेस्ट करो कि हमारा बिजनेस जो है अगर आप उसके लिए कुछ राय देना चाहते हो तो वो भी बेनिफिशियल राय आपको देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और प्रोग्राम्स। यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स। तो देखो ये छोटा सा प्रोग्राम है, आपके बुक में डेफिनेशंस की भी दे रखी थी तो मैं बताता हूँ। इट्स क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट इन विच पीपल हैव बीन इम्पैक्ट ऑन डिसीजन एंड एक्शंस आफ्टर देयर जॉब्स। कह रहा है इसमें क्या होता है, अब जो पीपल्स है ना वो क्या करते हैं, दूसरे आसपास के जो एनवायरनमेंट है वहां से आपको देखना है कि कौन सी चीज बेस्ट है उसके बिजनेस में, या कोई दूसरी इंडस्ट्री उसके बिजनेस में कौन सी चीज बेस्ट है जो आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके उसको ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। नेक्स्ट उसके बाद लिखा है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इज नॉट द गोल। यहाँ पे एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट गोल नहीं होता कोई भी कि एम्प्लॉय को इन्वॉल्व कर दिया वो गोल है। नॉट इट इज ए टूल, और ये कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे आप अपनी सक्सेस अचीव करो एज प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन। बट ये क्या होता है, ये एक प्रैक्टिस होती है ऑर्गेनाइजेशन में कि किस तरह से आने वाले टाइम में आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो आगे उन्होंने लिखा है सी नीचे मैंने बताया वे टू एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट, कौन कौन से तरीकों से एम्प्लॉयमेंट के वेज बनते हैं। तो पहला जो है उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट, मतलब कि जब सारे लोग हैं उनका पार्टिसिपेट करना। सेकंड आता है रेस्पिरेशन, मतलब कि रिप्रेजेंटेशंस पार्टिसिपेशंस। उसके बाद लिखा है थर्ड
वर्क्स काउंसिल, फोर्थ लिखा है यहाँ पे क्वालिटी सर्कल्स। आपको ये 4 चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है वे के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो देखो ये लास्ट टॉपिक है, जो बीच के छोटे से मोटे से टॉपिक है वो आपकी बुक में मिल जाएंगे, आप जाके रीड कर लेना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है नीचे अब आपका लास्ट, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के टाइप्स बताने आपको, तो यहाँ पे लिखा है इंट्रेटिव्स। देखो 2 टाइप्स के मोटिवेशन होते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इंट्रेनिस और मोटिवेशन, और दूसरा लिखा है एक्सट्रेनिक्स मोटिवेशन। तो 2 टाइप के मोटिवेशन होते हैं। एक्सट्रेनिक्स में क्या आता है, एन इंटरवल स्टेट और कंडीशन दैट डिजर्व चॉइस एंड बिहेवियर, मतलब कि जो अंदरूनी जो लोग हैं ना उन सबको मोटिवेट किया जाता है, और इसमें क्या है उनकी राय मांगी जाती है, उनके सजेशंस अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। और अगर उनका कोई फीडबैक वगैरह है तो वो भी इंप्लीमेंट यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। और उनके चॉइस और उनके बिहेवियर को देखा जाता है। कह रहे हैं विदाउट ऑब्वियस, यहाँ पे लिखा है विदाउट ऑब्वियस इंटरनल, विदाउट ऑब्वियस एक्सटर्नल इन इंटेंटेटिव सच एज ए हॉबी। कह रहा है यहाँ पे ना लोगों को काम कैसे करना पड़ता है, एज ए अपनी हॉबी मान के, ठीक है। सपोज करो अगर आप कोई काम कर रहे हो उसमें आपका दिल लगता है तो आप उसको और जल्दी से करोगे, तो उसको अपनी हॉबी समझ के यहाँ पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इसके 5 पॉइंट, यहाँ पे लिखा है बॉडीली स्टेट नीड्स। उसके देखो इंसान का दिल कब लगता है, जब उसको अपनी 5 चीजें पूरी हो, ठीक है। अगर आप मान लो कोई जॉब करते हो, आपका दिल कब लगेगा, जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स मिलती हो। सबसे पहली चीज होती है मनी, ठीक है, पैसा। पैसा अगर अच्छा मिलेगा तो इंसान अपने आप रुकेगा, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी, बॉडीली स्टेट नीड्स। उसके बाद लिखा है इमोशनल नीड्स। इमोशनल नीड्स का मतलब क्या होता है, आपका व्यवहार कैसा है वो भी कंज्यूमर देखता है। अगर आप अकड़ू और खड़ूस टाइप के हो तो वो अपने आप ही छोड़ देगा। उसके बाद आता है यहाँ पे कंजुकेटिव नीड्स, उसके बाद आएगा सोशल नीड्स, और लास्ट आता है आपका वॉयलेशन सेल्फ डिटर्मिनेशन नीड्स। देखो सबसे लास्ट वाली जो नीड्स है ना, वॉयलेशन सेल्फ और डिटर्मिनेशन नीड्स, जब सारी चीजें उसको फुलफिल कर देते हो आप चारों चीजें, तो लास्ट में उसके लगता है मतलब कि अंदर से कि मेरे को भी एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मेरा भी एक स्टेटस होना चाहिए, मेरे को भी इस चीज की जरूरत है, ठीक है। बाकी लोगों से, वर्करों से मैं अलग दिखूं, हट के दिखूं, तो इस नीड को कहते हैं यहाँ पे वॉयलेशन सेल्फ और डिटर्मिनेशन नीड्स। समझ आ गया। नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट आता है ना, जो नीचे मैंने सेकंड टाइप बताया था, ठीक है, एक्सेंट्रिक। यहाँ पे लिखा है मोटिवेशन। कह रहा मोटिवेशन ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू डायरेक्टिंग फ्रॉम द आउटसाइड द पर्सन, मतलब कि ये जो पर्सन है ना ये बाहर के होते हैं, यहाँ पे कोई कंपनी का अंदर का पर्सन नहीं होता। यहाँ पे आप मोटिवेशन जो है किसी बाहर के एक्सटर्नल बंदे से लेते हो, ठीक है। इंक्लूडिंग द प्रोमिसेस ऑफ रिवॉर्ड, चाहे वो प्रोमिसेस हो, चाहे वो रिवॉर्ड्स हो, या फिर एंड द थ्रेट्स ऑफ पनिशमेंट, इंटिमिडेशन एंड कंसेंट। देखो यहाँ पे काफी सारी चीजें बताई है कि ना अगर आप किसी से भी रिवॉर्ड लेते हो या फिर कुछ भी आप लेते हो तो वो कोई भी तरीके से हो सकता है अच्छे काम करने के बदले आपको कोई रिवॉर्ड दे, पैसे दे, डोनेशन दे, मगर गलत काम करने के बदले में आपको ट्रीट्स और पनिशमेंट भी दी जाती है, ठीक है। आपको इंटिमिडेशन भी दिया जाता है और कंसेंट भी दिया जाता है, मतलब कि, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, और ये सब चीजें आपको क्यों मिलती है, देखो आपको रिवॉर्ड्स मिलता है आप ताकि अच्छा काम करो, पनिशमेंट भी इसीलिए मिलती है कि आप अच्छा काम करो। अगर आप कोई काम गड़बड़ करते हो, आपको थोड़ा जब तक डांटा नहीं जाएगा आप अच्छा काम नहीं करोगे, आप सोचोगे अरे ऐसा वैसा कर लेंगे बाद में ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। और ये एक्सटर्नल में आती है, ये इंटरनल में आती है, तो इसके पॉइंट मैंने बता दिए। एक छोटा सा टॉपिक रहता है कैरेक्टर स्केच का, वो लिखवा के फिर चैप्टर को करते हैं खत्म। तो इतना आपने देखा तो वीडियो को लाइक करना। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हमारा लास्ट टॉपिक रहता है, तो लास्ट टॉपिक का नाम है यहाँ पे कैरेक्टर स्केच ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो देखो बिहेवियर मॉडिफिकेशन के कैरेक्टर स्केच में आपको बताने वाला हूँ। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस एंड डिफाइनिंग प्रॉब्लम इन द टर्म्स ऑफ बिहेवियर दैट कैन बी मेजर्ड इन सम वे। इसमें जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि आप किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो यहाँ पे बताया जाता है। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे लिखा है द ट्रीटमेंट टेक्निक्स आर वे इन द अल्टरनेशन एंड इंडिविजुअल। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए आप कोई अल्टरनेटिव टेक्निक्स निकालो, मतलब कि कोई दूसरा सुझाव निकालो, या फिर आपको क्या करना होता है अपने इंडिविजुअल अपने ऊपर ही उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है करंट इन्वायरमेंट टू हेल्प द इंडिविजुअल फंक्शन, और इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे जो फंक्शन है इसको इंडिविजुअल फंक्शन बोलते हैं फॉर मोर फुली। मतलब कि यहाँ पे अगर मान लो आपको कोई भी दिक्कत आती है, आपकी ये कंपनी आपको दे दी संभालने को, ठीक है, और इसके अंदर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो या तो आप अपने पार्टनर्स से पूछोगे, या फिर आप क्या करोगे, आप खुद थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या पता आपको बता रखा हो तो आप वो जान जाओगे। नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आता है
द मेथड्स आर रेशनल्स कैन बी डिस्क्राइब प्रिसली। जो भी मेथड्स बताए जाते हैं, जो भी टेक्निक्स में, वो आपको ध्यान से इंप्लीमेंट करने हैं उसको आगे करने के लिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, द टेक्निक्स आर ऑफन अप्लाइड इन एवरीडे लाइफ। और ये टेक्निक्स आपको हर दिन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, सेम जगह सेम डिपार्टमेंट में आके। तो आपको उसको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से क्या बताया गया था, तब आपको इम्प्लीमेंट करनी होती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन अकाउंटेबिलिटी फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन द बिहेवियर मॉडिफिकेशन। कह रहा है ये जो है ना, ये एक अकाउंटेबिलिटी है और ये स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस के ऊपर देखा जाता है। और कोई भी आदमी यहाँ पे जो बिहेवियर कर रहा है, जिस भी हिसाब से वो अपना बिहेवियर दिखाता है, उसकी अगर मान लो दिमाग ज़्यादा है, वो अपने आप को देख लेता है, वो सारी चीज़ें अपने आप समझ लेता है, अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में सक्षम है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसके बोनस चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको आगे मतलब बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से बताया यहाँ पे बिहेवियर मॉडिफिकेशन में। तो देखो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो मैंने आपको बता दिए, MOB बताया था, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। तो इसके बाद आपका चैप्टर यहाँ पे 5th खत्म हो जाता है। एक चीज और बता दूं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, देखो एक चीज मैं पिछली बार भी बताया था, ऑर्गेनाइजेशनल जो बिहेवियर है, इस बुक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आपका फर्स्ट पार्ट और इसका है सेकंड पार्ट, 2 पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर टोटल 5 यूनिट है, 1 2 3 4 5। और मैं इस वीडियो के बाद हमारी 5 यूनिट, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 यूनिट खत्म हो चुकी है। अब बात करते हैं जो बुक नंबर 2 है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की 2nd बुक में कम से कम 15 चैप्टर हैं। और अब मैं चैप्टर वाइज इसकी वीडियो भी डालने वाला हूँ। तो एक चीज और बता दूं, जो वीडियो आप देख रहे हो, सारी वीडियो का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चैप्टर 1 से लेके 5 तक पूरी बुक आज कंप्लीट हो गई हमारी फर्स्ट बुक। 2nd बुक कल से स्टार्ट कर देंगे। और 2nd बुक का जो लोगो है ना, आप देख लेना, यूट्यूब का जो थंबनेल है वो मैं ऑरेंज कलर का डालूंगा। कौन से कलर का? ऑरेंज कलर का। और ये वाला जो थंबनेल था आपने देखा होगा, जो फर्स्ट पार्ट है उसका ऑरेंज नहीं है, उसका रेड है। ठीक है, तो इसका रेड है और इसका मैं जो डालूंगा ऑरेंज, वो पार्ट नंबर 2 होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, सारा ही समझ आ गया होगा। आपके 2 पार्ट है, मैं जल्दी दूसरा पार्ट भी लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नोट्स परचेज करने के लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ भी कॉन्टैक्ट नंबर आप परचेज कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।